गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिनका नाम है नेतृत्व। नेतृत्व को समझने से पूर्व हम लोग कुछ बेसिक चीज की चर्चा करेंगे जिससे हमको इस टॉपिक को समझने में काफी सहूलियत और आसानी होंगी। जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी संस्था के उद्देश्यों के प्राप्ति हेतु, किसी उद्यम के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु दो घटक महत्वपूर्ण है। एक तो मानव घटक, दूसरा सामग्री घटक। मानवीय घटक में सारे कर्मचारीगण आते हैं, सामरिक घटक में आपका पूंजी आएगा, दूसरा आपका सामग्री आएगा, कच्चा माल, और जितने टेक्नोलॉजी यूज होंगे, मशीनरी वगैरह सारा आएंगे। तो ये दो घटक जो हो गया, मानवीय घटक और सामरिक घटक, किसी भी उद्यम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु दो महत्वपूर्ण कड़ी है। एक की भी कमी के अभाव में या एक के अभाव में हम किसी भी उद्यम या संस्था के उद्देश्यों को प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। अब प्रश्न उठती है कि मानवीय घटक में जो हम लोग कर्मचारी को लेते हैं, क्या वो अपने कामों को पूरी निष्ठा और पूरी समर्पण या पूरी अपनी योग्यता के साथ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, जनरली आज का जो ट्रेंड है उसमें कर्मचारीगण नौकरी पाने के दबाव में, समाज के दबाव में, अपने श्रेष्ठ, अपने ऊपर के अधिकारी के दबाव में काम कर रहे हैं। जिससे होता क्या है कि वो अपने क्षमता का 100% संस्था को या उद्यम को नहीं दे पा रहे हैं। तो इसके लिए क्या चाहिए कि उस हेजिटेशन या दबाव को दूर करते हुए उसको अभिप्रेरित किया जाए, उस कर्मचारी को अभिप्रेरित किया जाए, समय समय से प्रशिक्षण दिया जाए और उसके आत्मविश्वास को बढ़ाया जाए ताकि वो संस्था में अपने सारे क्षमताओं को दे सके, उद्यम में अपने 100% दे सके। तो इस प्रक्रिया, जो व्यक्ति किसी भी कर्मचारी की योग्यता या मनोबल को या उसके कौशल को वृद्धि करते हैं, उस व्यक्ति को हम लोग नेता कहते हैं और इस प्रक्रिया को हम लोग नेतृत्व कहते हैं। तो नेतृत्व क्या हो गया? नेतृत्व वह प्रक्रिया है जिसमें किसी भी कर्मचारी के मनोबल को, उसके विचार को, उसके जानकारी को, उनके कुशलता को बढ़ाया जाता है और वो एक स्वतंत्र माहौल में आजादी के साथ स्वयं इच्छा से कार्यों को रुचि लेकर, क्योंकि रुचि पैदा किया जाता है। अगर वो दक्ष नहीं है, कुशल नहीं है काम के लिए, तो उसे प्रशिक्षण भी दिया जाता है ताकि उसमें काम में रुचि पैदा हो और उसको समय समय से मोटिवेट भी किया जाता है, तो वो रुचि लेकर संस्था में कार्य करते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग नेतृत्व कहेंगे। आइए हम लोग नेतृत्व समझ गए हैं तो इनकी विशेषताओं को भी समझते हैं। एक एक करके सारे पॉइंट पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, अनुयायी। अनुयायी कहने का आशय फॉलोअर्स। जैसे मान लीजिए एक नेता है जो तो क्या करते हैं, कर्मचारी सबको मोटिवेट करते हैं, उसके अभिप्रेरित करते हैं, उसके कार्य कुशलता में वृद्धि होता है जिससे वो रुचि से काम करते हैं। तो एक नेता है तो दूसरा कर्मचारी भी होना जरूरी है, मतलब अनुयायी। या अनुयायी कर्मचारी के लिए आया है तो अनुयायी, पहला तो नेतृत्व में अनुयायी होना, फॉलोअर्स मतलब कर्मचारी होना बहुत जरूरी है। सिर्फ नेता रहने से नेतृत्व नहीं हो सकता है। नेतृत्व करने के लिए कर्मचारी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। दूसरा, व्यक्तिगत योग्यता। नेतृत्व व्यक्तिगत एबिलिटी या कौशल है। सभी व्यक्ति में ये क्वालिटी होना चाहिए कि वो नेता बनने के लिए कि वो नेतृत्व कर सके, वो लोगों के साथ अपना कम्युनिकेशन और अपना भाव को ऐसा रखे ताकि उस पर दबाव क्रिएट ना हो, एक खुशनुमा माहौल बने और वो रुचि से काम में ले और उद्यम के प्रोडक्ट में अपना महत्वपूर्ण योगदान करने का से 100% योगदान दे सके। प्रभावित करने की प्रक्रिया। एक नेता में अपने अनुयायी या कर्मचारी को प्रभावित करने की क्षमता होनी चाहिए। मतलब कहने का से उसका रोल मॉडल होना चाहिए कि नहीं, वो नेता है, उसका हम फॉलो करेंगे। मतलब उसका वेल लुक्ड, वेल बिहेव्ड, वेल स्किल्ड होना चाहिए ताकि कर्मचारी उसको फॉलो कर सके। अगर कर्मचारी ही नेता से ज्यादा दक्ष होंगे तो उसको नहीं फॉलो करेंगे, वहां ईगो का प्रॉब्लम आएगा। अतः उसको प्रभावित करने की क्षमता होनी चाहिए नेता में। चौथा पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, परिस्थितियों का प्रभाव। नेतृत्व में परिस्थितियों का प्रभाव होता है। हो सकता है एक नेता युद्ध के क्षेत्र में अच्छा नेता हो, नेतृत्व कर सकता है, मगर वो सामाजिक क्षेत्र में अच्छा नेता नहीं हो सकता। मतलब परिस्थिति, नेता परिस्थिति विशेष क्रिएट होता है। ये नहीं कि हर जगह वो नेता है, हर जगह वो दक्ष होगा, दूसरे को अनुयायी बना सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। दबाव की आवश्यकता नहीं।
नेतृत्व में दबाव नहीं माना जाता है, क्योंकि दबाव डालने से क्या होता है, कर्मचारीगण एक प्रेशर में जब काम करेंगे तो ऑटोमेटिक स्वाभाविक सी बात है कि वो अपने 100% को नहीं दे पाएंगे, और दबाव से क्या होगा, उपक्रम का जो उत्पादन होना चाहिए वो निश्चित रूप से डिटोरिएट होगा, घटेगा, और वो मुकाम को नहीं पा सकते हैं। अतः दबाव की आवश्यकता नहीं होती है। संपूर्ण क्षमता का प्रयोग, नेतृत्व में एक विशेषता है संपूर्ण क्षमता का उपयोग। कहने का से जैसे ही कर्मचारी गण को, अनुयायी को एक खुश स्किल किया जाता है, उसको अभिप्रेरित किया जाता है, उसके अंदर के सारे झिझक को मिटाया जाता है, उससे उसको एक जवाबदेही दिया जाता है, उसका एक टारगेट दिया जाता है, और उसमें भी एक ऑब्लिगेशन क्रिएट होता है, अपनापन उपक्रम के प्रति जगाया जाता है, उद्यम के प्रति बताया जाता है कि एक कार्य आपका घर के जैसा कार्य है, उस पर कोई प्रेशर नहीं है, तो निश्चित रूप से वो अपने 100% दे पाएंगे। तो नेतृत्व में संपूर्ण क्षमता का उपयोग हो पाता है। स्वयं क्रियाशीलता, एक नेता और अनुयायी जो नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण कड़ी है, अनुयायी लोग तो काम करेंगे ही, क्रियाशील होंगे, मगर नेता को खाली इंस्ट्रक्टर नहीं होना चाहिए कि ये करो ये करो ये करो दिस दैट, नहीं, उसको खुद भी काम में कर्मठता दिखाना चाहिए ताकि उसको फॉलो कर सके। एक मतलब कहने का से उसको दिखाना चाहिए कि नहीं, खाली हम आपको ऑर्डर देने के लिए यहाँ पर नहीं है, आप हम भी आपके साथ काम करेंगे, हम भी कर्मठ योग्यता अपना दिखाना है। तो स्वयं एक्टिव रहना चाहिए। यथार्थवादी दृष्टिकोण, हमेशा नेता का दृष्टिकोण यथार्थवादी मतलब वास्तविकता से जुड़ा होना चाहिए। अयथार्थवादी होने से वो हम लोग उपक्रम की सफलता निश्चित रूप से नहीं होगी। इसलिए यथार्थवादी रियलिस्टिक होना चाहिए, जो तत्व है उस पर ही सारा फोकस होना चाहिए। श्रेष्ठ आचरण, एक नेता का आचरण करेक्टर ऐसा होना चाहिए, बिहेव ऐसा होना चाहिए कि उसको अनुयायी मतलब कर्मचारीगण फॉलो कर सके, उसको एक मानक माना जाए, नहीं हमारे नेता अच्छा है। किसी को फॉलो करने के लिए उसमें वो क्वालिटी होना चाहिए ताकि फॉलोअर उसको अपना सके, एडेप्ट कर सके, नहीं उसको हमको फॉलो करना है ताकि हमारा विकास होगा, हम नया नया चीज को सीख पाएंगे, हमारे कौशलता में वृद्धि होगी, तभी उसको अनुयायी लोग फॉलो कर पाएंगे। तो श्रेष्ठ आचरण तो एक महत्वपूर्ण बिंदु है ही किसी भी तत्व में। नेतृत्व एक गतिशील प्रक्रिया है, जिस प्रकार उपक्रम दर पीढ़ी दर चलते रहेंगे, उद्यम चलते रहेंगे, उसी प्रकार संग संग पग पग पर नेतृत्व की आवश्यकता होती है। बिना नेतृत्व का उपक्रम की सफलता की काम सोचना भी बेकार है, क्योंकि नेतृत्व क्या होता है, हमारे संसाधनों का कुशलतम प्रयोग करता है। जैसे कर्मचारीगण अपना 100% देंगे, तो 100% देंगे प्रोडक्शन में, तो प्रोडक्शन ऑटोमेटिक अपने कॉस्ट को कम कर लेगा और प्रोडक्ट को वृद्धि होगा। इससे क्या होगा, व्यापक क्षेत्र भी एक पॉइंट है। व्यापक क्षेत्र करने का से नेतृत्व सिर्फ उपक्रम में नहीं, सामाजिक भी है, धार्मिक भी है, जितने राजनीतिक भी, सारे क्षेत्र में नेतृत्व का जरूरत है। मतलब हमारे कहने का से जितने क्षेत्र है, इकोनॉमिक का क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, या सामाजिक क्षेत्र हो, या राजनीतिक क्षेत्र हो, या धार्मिक क्षेत्र हो, सारे जगह नेतृत्व की आवश्यकता है। द्विपक्षीय समझ, नेतृत्व कभी भी एक तरफा नहीं हो सकता है। एक तरफ अनुयायी होगा कर्मचारीगण, एक तरफ नेता होगा। तो जिस प्रकार नेता को अनुयायी लोग फॉलो करता है, अनुयायी लोग प्रभावित होता है नेता से, उसी प्रकार अनुयायी लोग से, कर्मचारी लोग से भी नेता प्रभावित होता है। अतः द्विपक्षीय समन्वय का क्रिएट होता है नेतृत्व में। आत्मबोध, एक नेता का अपने ज्ञान का आत्मबोध होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उसको अपने मेरिट्स और डिमेरिट्स की जानकारी जब तक नहीं होगा तब तक वो एक अच्छे नेता नहीं हो सकते हैं। अपने क्षमताओं का, अपने सीमाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अपने गुणों, अपने दोषों का आत्मबोध होना एक नेता में बहुत ही नितांत आवश्यकता है। तो इस प्रकार सारे बिंदुओं को हम लोग देख पाए, यह नेतृत्व की विशेषता है। तो आज हम लोग नेतृत्व क्या है, नेतृत्व की विशेषताओं का हम लोग समझ पाए। आप लोग इसको अच्छे से करेंगे। थैंक यू।